हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, ये एक्ट नंबर 22 है 2005 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके एडीपीओ के एग्जाम के पर्पस के लिए और अदर जुडिशरी एग्जाम्स में भी ये एक्ट आता है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस एक्ट में टोटल चैप्टर है 6, सेक्शन है 31 और शेड्यूल है 2। ठीक है, जब भी हम कोई एक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले आप ऊपर ये चीज़ें लिख लिया करिए। लोकसभा में ये एक्ट 11 मई को पारित हुआ, राज्यसभा में 12 मई को पास हुआ और इनेक्टमेंट डेट है इसकी 15 जून 2005। 15 जून 2005 को क्या है, प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली इस एक्ट को और इन्फोर्समेंट डेट है 12 अक्टूबर 2005। ये तारीखें आप अच्छे से याद कर लीजिए। द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 15 जून 2005 एंड इज हियर बाय पब्लिश फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आरटीआई मीन्स क्या होता है, सूचना का अधिकार। अब ये एक्ट आया कहाँ से, ठीक है, तो लिख लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)A से निकल के आया है, जिसमें एक नियम है राइट टू नो। ठीक है, जानने का अधिकार। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना या हम जानकारी चाहते हैं तो जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, आरटीआई एक्ट, क्योंकि ये राइट है हमारा, अधिकार है जानने का कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है हमारे लिए वो किस आधार पर कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक्ट सरकार के काम में क्या लाता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है ना, पारदर्शिता लाता है। अब देखिए सारे ही काम डिजिटली हो गए हैं, लेकिन अभी एक सेक्शन हम और पढ़ेंगे इसमें, उसमें कुछ ऐसे कार्य हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, जिनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, देख लेते हैं ऑब्जेक्ट इस एक्ट को बनाने का। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट द practical regime of the right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a central information commission and the state information commissions and for matters connected therewith or incidental thereto। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकारण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण अधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि ये सरकार के काम में ट्रांसपेरेंसी लाता है। ठीक है, सरकार क्या काम कर रही है हमारे लिए, ये हमारा जानने का अधिकार है और इससे क्या है, जो करप्शन वगैरह होता है ना, उनके भी चांसेस कम हो जाते हैं और सरकार का भी दायित्व बन जाता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में सारे काम करे। और ये एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन करता है और उनसे रिलेटेड मैटर्स से डील करता है। Whereas the Constitution of India has established democratic republic and whereas democracy requires an informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning and also to contain corruption and to hold government and their instrumentalities accountable to the governed। भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है। And whereas revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests including efficient operations of the governments, optimum use of limited fiscal resources and the preservation of confidentiality of sensitive information, और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, समिति राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है के साथ विरोध हो सकता है। ये एक्ट आपको जानकारी तो दे ही रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लेकिन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उनको सीक्रेट भी रखता है। And whereas it is necessary to harmonize these conflicting interests while preserving the paramountcy of the democratic ideal।
और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है। अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को कर्तव्य सूचना देने के लिए जो उसे पाने के इच्छुक हैं उपबंध किया जाए। Now therefore it is expedient to provide for furnish certain information to citizen who deserve to have it. ठीक है, and it is enacted by the Parliament in the 56th year of Republic of India. कौन से वर्ष में? 56वें वर्ष में। अब देख लीजिए, टोटल चैप्टर हैं 6। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 जो कि डील कर रहा है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 से। ठीक है, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, तो इस एक्ट का नाम क्या हो गया? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। ठीक है, लेकिन जो अभी 2019 में अमेंडमेंट हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर पर भी ये एक्ट लागू हो रहा है। और सबसेक्शन 3 कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5, सेक्शन 12, 13, 15, 16, 24, 27 एंड 28 शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सेक्शंस नोट कर लीजिए। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 24, सेक्शन 27। ये कब लागू हुए? ये वाले सेक्शंस ये लागू हुए 15 जून 2005 को। ठीक है, जिस दिन प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी इस एक्ट को, उसी दिन ये सेक्शन लागू हो गए थे। एंड द remaining provision of this act shall came into force on the 128th day of its enactment। ठीक है, तो बाकी के जो रिमेनिंग प्रोविजंस हैं, ठीक है, इस एक्ट के लागू होने के 120 दिन बाद इनेक्ट हुए थे। ठीक है, कौन सी तारीख को हुए थे? मतलब 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, ये सेक्शंस जो हैं वो 15 जून 2005 को लागू हुए और बाकी के सेक्शन 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुए। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट केस है, लिख लीजिए आप अपने BR में, प्रभा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1986 का। ठीक है, और ये जो केस है ये इस एक्ट के बनने की बुनियाद है। वैसे कम ही पॉसिबिलिटी है कि आपके माइनर एक्ट्स में से कोई केसेस पूछे जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। नोट कर लीजिए केस, क्योंकि ये बुनियाद है इस एक्ट। चलिए आ जाते हैं सेक्शन 2 पे, डील कर रहा है डेफिनेशन से। ठीक है, पहली डेफिनेशन देखिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट means in relation to a public authority which is established, constituted, owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the central government or the union territory administration, the central government, by the state government, the state government। appropriate government means क्या है? समुचित सरकार। पब्लिक अथॉरिटी के संबंध में जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई, कॉन्स्टिट्यूट की गई, ओन की गई, कंट्रोल की गई या फाइनेंस की गई कोई अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और अगर कोई अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ओन की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है या फाइनेंस की जा रही है, तो उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, केंद्र सरकार के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध में राज्य सरकार। क्लॉज बी देख लीजिए, डील कर रहा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से। मीन्स द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12। ठीक है, तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे? सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 में। क्लॉज सी, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर means the central public information officer designated under subsection 1 and includes a central assistant public information officer designated as such under subsection 2 of section 5। ठीक है, तो जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 में दिया गया है और इंक्लूड करता है सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जो सबसेक्शन 2 में दिया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए क्लॉज डी डील कर रहा है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर से। करंट का यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? अभी यशवर्धन कुमार सिन्हा जी मीन्स द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12। ठीक है, तो सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 में अपॉइंट किए गए हैं। अब देख लीजिए क्लॉज ई डील कर रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ठीक है,
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी? सक्षम प्राधिकारी। द स्पीकर in case of the House of People or the Legislative Assembly of a state or a union territory having such assembly, and the chairman in the case of the Council of States or Legislative Council of a state। लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें ऐसी सभा है दशा में अध्यक्ष, और राज्यसभा या किसी राज्य की विधान परिषद की दशा में सभापति कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। ठीक है, देखिए स्पीकर कब होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? लोकसभा के केस में, राज्यसभा के केस में और यूनियन टेरिटरी के संबंध में। ठीक है, और चेयरमैन कब होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? राज्यसभा के केस में और विधान परिषद के केस में। ठीक है, फिर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के केस में, CJI सुप्रीम कोर्ट के केस में। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन केस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट CJ इन केस ऑफ हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस में बी इन द केस ऑफ अदर अथॉरिटीज एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत गठित किए गए या एस्टेब्लिश की गई अथॉरिटीज़। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट के संबंध में गवर्नर क्या होगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। प्रेसिडेंट किसके संबंध में होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में। गवर्नर किसके संबंध में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी? स्टेट गवर्नमेंट के संबंध में। ठीक है, और लास्ट क्लॉज कह रहा है द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसके केस में होगा? जो आर्टिकल 239 में अपॉइंट किए गए। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। 2F डील कर रहा है इंफॉर्मेशन से, सूचना से। मीन्स एनी मटीरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form, and information relating to any private body which can be seized by a public authority under any other law for the time being in force। ठीक है, सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या इंक्लूड कर रही है? कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो, इंक्लूड करता है किसी रिकॉर्ड को, डॉक्यूमेंट को, मेमोज को, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर, ऑर्डर्स, लॉगबुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर, सैम्पल, मॉडल, डेटा मटेरियल। ठीक है, चाहे वो किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, एंड इन्फॉर्मेशन किसी प्राइवेट बॉडी से रिलेटेड जो कि पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा सीज की जाती है किसी अदर लॉ के अंतर्गत। ठीक है, तो वो सारी ये सारी चीज़ें क्या हैं? इंफॉर्मेशन है। एक ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए, 2F में दी गई है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। क्लॉज G प्रिस्क्राइब्ड मीन्स विहित, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज द केस में भी। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब का मतलब हो गया इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियम जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करे। ठीक है, अब आ जाइए H पे जो कि डील कर रहा है पब्लिक अथॉरिटी से। लोक प्राधिकारी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, मार्क कर लीजिए। मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी or institution of self-government established or constituted by or under the Constitution, by any other law made by Parliament, by any other law made by state legislature, by notification issued or order made by the appropriate government, and includes any body owned, controlled or substantially financed and non-government organizations substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate government। ठीक है, लोक प्राधिकारी से संविधान द्वारा या उसके अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा
राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत ऐसा कोई निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित है, और कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है, यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें आ रही हैं। सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश या कॉन्स्टिट्यूट की गई कोई अथॉरिटी, कोई बॉडी या कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कि गठित किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, किसी अन्य विधि द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, किसी अन्य विधि द्वारा, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना या आदेशों के द्वारा गठित की हुई कोई अथॉरिटी, बॉडी या इंस्टीट्यूशन क्या हो जाएगी? पब्लिक अथॉरिटी। और यहाँ पर इंक्लूड किसको कर रही है? कोई ऐसी बॉडी जो ओन की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है या फाइनेंस की जा रही है, और कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ जो कि फाइनेंस किए जा रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए फंड्स के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पब्लिक अथॉरिटी में आ जाएंगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है यहाँ पर, लिख लीजिए, सरबजीत रॉय वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है। तो इस केस में क्या है, 2 बातें हुई। पहली बात हुई, कोई प्राइवेट बॉडीज़ होंगी या प्राइवेट अथॉरिटीज़ होंगी या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होंगे, वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर हुई कि एनी इंस्टीट्यूशन, बॉडी, एनजीओज फंडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सेमी गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जा रही है वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सरबजीत रॉय वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे। डील कर रहा है आई रिकॉर्ड से, मीन्स अभिलेख। एनी डॉक्यूमेंट, मनुस्क्रिप्ट एंड फाइल, एनी माइक्रोफिल्म, microfiche and facsimile copy of a document, any reproduction of image or images embodied in such microfilm whether enlarged or not, and any other material produced by a computer or any other device, ठीक है। तो रिकॉर्ड में क्या क्या आ गया, कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल, किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और प्राकृतिक प्रति, ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों का पुनरुत्पादन, ठीक है, चाहे वर्धित रूप में हो या ना हो, और किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, अभिलेख हो जाएंगे। अब देखिए 2J राइट टू इंफॉर्मेशन से सूचना का अधिकार, जिसके बारे में ये पूरा की पूरा एक्ट बनाया गया है, means the right to information accessible under this act, which is held by or under the control of any public authority and includes the right to inspection of work, documents, records, taking notes, extracts or certified copies of documents or records, taking certified samples of material, obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode, or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device, ठीक है। तो सूचना का अधिकार से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है, ठीक है। क्या क्या आ जाते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में? कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, अभिप्राप्त करना।
तो ये सारी चीज़ें आपकी आरटीआई में आ जाएंगी। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पक्का बनता ही बनता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ। क्वेश्चन आता है आरटीआई डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। उनमें से 3 ऑप्शन तो आपको ये इन चारों में से कोई 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन वो देता है टेकिंग कॉपीज ऑफ कैबिनेट पेपर, ठीक है। तो आपको ये आंसर टिक करना है वहाँ पे, अपने अपने BRET में नोट कर लीजिए कि आरटीआई क्या इंक्लूड नहीं करता, कैबिनेट पेपर की कॉपीज़ को लेना, ठीक है। समझ में आया इतना? आ जाइए नेक्स्ट क्लॉज पे। 2K डील कर रहा है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से। मीन्स द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 15 के सबसेक्शन 1 में गठित किया गया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट क्लॉज देखिए, क्लॉज L, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मीन्स द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15, ठीक है। सेक्शन 15 के सबसेक्शन 3 में अपॉइंट किया हुआ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नेक्स्ट देखिए क्लॉज M, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, राज्य लोक सूचना अधिकारी। मीन्स द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेटेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड इंक्लूड्स अ स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज सच अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत डेजिग्नेटेड स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और जो कि इंक्लूड करता है सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, ठीक है। लास्ट डेफिनेशन देखिए, थर्ड पार्टी। 2N डील कर रहा है थर्ड पार्टी से, सेक्शन 11 में भी हम इसको पढ़ेंगे। मीन्स अ पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। पर व्यक्ति से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कौन हो जाएगी? कोई ऐसा व्यक्ति जो सिटीजन है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन के लिए, कोई जानकारी के लिए, उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी होगी और इंक्लूड करता है किसी पब्लिक अथॉरिटी को भी, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आरटीआई फाइल कर रही हूँ कोई सूचना, कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो आप सभी कौन हो जाएंगे? उसमें थर्ड पार्टी हो जाएंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी में कोई पब्लिक अथॉरिटी भी इंक्लूड हो। क्लियर है इतना? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।